जब रिलायंस जियो इंडियन टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचा देता है और लगभग लगातार 7 महीनों तक अपनी इंटरनेट सर्विसेज को फ्री कर देता है। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ने भी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें टीम गॉड लाइक, जो कि एक इंडियन टीम है, उसने सेकंड पोजीशन हासिल करी थी। लेकिन क्या करे, रमी, पोकर और फैंटेसी गेम्स के सामने सरकार ऐसे चुप हो जाती है जैसे कि कोई सांप सूंघ गया। कहने को सिर्फ 2 शब्द है, इंटरनेट गेमिंग, लेकिन इन 2 शब्दों ने कई लोगों का जीना आराम कर रखा है। कुछ लोग इन गेम्स के चक्कर में अपने पैसे गंवा चुके हैं और कई लोग तो अपनी जिंदगी तक से हाथ धो बैठे हैं। हो सकता है कि आप ये गेम्स ना खेलते हो, लेकिन आपका बेटा, बेटी या फिर घर का कोई ना कोई मेंबर तो ऐसा जरूर होगा जो ये गेम्स खेलता होगा। अगर इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो स्किल बेस्ड गेम्स में ई स्पोर्ट जैसे गेम आते हैं और चांस बेस्ड गेम्स में आते हैं डाइस गेम्स या फिर रोलेट जैसे गेम्स, जो कि पूरी तरह से सिर्फ आपके लक पे ही डिपेंड करते हैं। अब जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उनमें अगर आपकी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स अच्छी है तो आप जीत सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्किल्स काम आती हैं। लेकिन जो चांस वाले गेम्स हैं उनमें कोई गारंटी नहीं है कि आप जीत ही जाओगे, क्योंकि उनमें आपकी स्किल्स नहीं, सिर्फ आपका लक ही काम आ सकता है। इस वजह से ही जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं वो लगभग सारी कंट्रीज में लीगल हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। पर जो चांस बेस्ड गेम्स हैं उन पे या तो कंट्रीज निगरानी रखती हैं या फिर वो बैंड है। पर गेम्स भले ही चांस वाले हो या फिर स्किल वाले, प्रॉब्लम्स तो दोनों में ही है, क्योंकि ये गेम्स अब सिर्फ गेम्स नहीं रहे हैं, ये एक्चुअली में एक बीमारी बन चुके हैं। और ये हमको पता चलता है अक्टूबर 2020 में आई WHO की एक रिपोर्ट से, जो कि 11th रिवीजन था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का। अभी ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें अलग अलग बीमारियों को अलग अलग सेक्शंस में रखा गया है। WHO ने ये लिस्ट ग्लोबल लेवल पर बनाई है और इसीलिए बनाई है ताकि अगर दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी बीमारी फैल रही हो तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो सके और उस बीमारी की प्रॉपर रिसर्च हो सके। पर सोचने वाली बात यह है कि 2020 में WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर्स को भी इन बीमारियों की लिस्ट में डाल दिया है। और WHO के हिसाब से अब गेम्स खेलना भी उन चीज़ों में से एक चीज़ बन चुका है जिनका एडिक्शन लग सकता है। अब एक गेमिंग डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है? ये भी एक तरह की बीमारी है जिस वजह से कोई भी इंसान ज़्यादा गेम्स खेलने की वजह से अपनी रूटीन लाइफ में, जैसे कि उसकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, एजुकेशन में या फिर जॉब में, उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाता जिस तरह से उसको परफॉर्म करना चाहिए। यानी कि वो अपनी एबिलिटी या फिर ये कह लीजिए कि अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे उन सब चीज़ों से दूर होता जाता है जो कि उसकी लाइफ में गेम्स खेलने से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन सोचिए अगर किसी गेम को खेलने की वजह से किसी की जान ही चली जाए तो ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा भयानक साबित हो सकता है। 2017 में ऐसा ही एक गेम आया था जिसका नाम था द ब्लू व्हेल चैलेंज। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुई थी और लोग इस गेम को सुसाइड गेम के नाम से जानने लग गए थे। इसका जो नाम है वो ब्लू व्हेल चैलेंज ऐसे पड़ा कि वैसे तो जो व्हेल्स होती हैं वो हाईली सोशल मैमल होती है और हमेशा अपने ग्रुप के साथ ही रहना पसंद करती है। लेकिन जब किसी व्हेल को ये महसूस होने लगता है कि अब वो मरने वाली है तो अपने ग्रुप को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है और कुछ दिन अकेले गुजारने के बाद अपने अकेलेपन में ही अपनी जान दे देती है। ये गेम भी कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड था, क्योंकि ये गेम भी उन दोनों ही बातों को गेमर से फॉलो करने को कहता था, जिसमें पहली बात थी फिजिकल या फिर मेंटल हार्म और दूसरी सोशल एक्सक्लूजन। अभी जो चैलेंज था इसका पूरा ड्यूरेशन 50 दिन का था, जिसमें इस गेम का एडमिनिस्ट्रेटर इस गेम के प्लेयर्स को रोज एक टास्क देता था और प्लेयर्स को वो टास्क करते हुए उस टास्क को रिकॉर्ड करने को भी बोलता था। ये टास्क पहले के कुछ दिन तो थोड़े इजी लगते थे, जैसे कि कोई हॉरर मूवी देखना, कॉफी पीना और रात भर जगते रहना, या फिर अपने घर में किसी से बात नहीं करना। पर धीरे धीरे ये जो टास्क थे ये वायलेंट होने लग जाते थे, जैसे कि कोई पॉइजनस लिक्विड पीना, अपनी ही स्किन को काटना या फिर जलाना, या फिर जानबूझकर खुद ही की हड्डियों को फ्रैक्चर कर लेना। और ऐसा ही करते करते 50वें दिन खुद की जान दे देना, और वो भी किसी पब्लिक प्लेस पे। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि कोई ऐसा गेम क्यों ही बनाएगा जिसमें किसी की जान ही चली जाए। तो आपको ये जानना जरूरी है कि 2016 में रशिया में फिलिप बुदेकिन नाम के एक लड़के को अरेस्ट किया गया था, जिसने खुद ने ये एक्सेप्ट करा था कि उसी ने ये गेम डेवलप किया है। पुलिस को उसने जो बयान दिया था वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था, जिसमें उसने ये कहा था कि चिंता मत करो, एक दिन सब समझेंगे, जो भी लोग मरे हैं वो खुशी खुशी मरे, क्योंकि मैंने इस वर्चुअल दुनिया में उन लोगों को वो प्यार दिया है, वो दोस्ती दी है जो कि उनके पास असली दुनिया में नहीं है। उसने ये भी कहा कि जो लोग मर रहे हैं ना वो एक्चुअली में ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी के लिए एक बायोलॉजिकल वेस्ट है और इस सोसाइटी को आगे जाकर नुकसान ही पहुंचाएंगे, इसीलिए वो सोसाइटी से ऐसे लोगों को खत्म कर रहा है।
तो फिर अगर ये गेम इतना ही बुरा था तो इतना फेमस हुआ कैसे? इसका जवाब है सोशल मीडिया पे मिलने वाली व्यूअरशिप और लाइक्स। और इस लार्ज व्यूअरशिप और लाइक्स के पीछे छुपा है साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट जिसको बोला जाता है सेडिज्म। सेडिज्म बेसिकली एक टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जो कि अक्सर कर लोगों में पाया जाता है, खासकर ये मेल्स यानी कि पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को पिटते हुए या खुद को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर उस दूसरे इंसान के साथ कुछ भी गलत होते हुए देखता है तो उससे उस इंसान को खुशी मिलती है और ऐसे ही इंसान को सेडिस्ट बोला जाता है। आज की दुनिया में कोई भी सेडिस्ट हो सकता है क्योंकि कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि बचपन का इमोशनल और मेंटल अब्यूज, स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी ये सब मेन कारण होते हैं किसी भी इंसान के सेडिस्ट बनने के पीछे। अब आप खुद से ये सोच के देखिए कि आज की दुनिया में स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी किसको नहीं है। तो इस गेम ने एक्चुअली लोगों को वही दिखाया जो कि वो देखना चाहते थे, यानी कि वायलेंस। तो आप खुद ही ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा गलती है किसकी? गेम बनाने वालों की, उसको खेलने वालों की, या फिर उसको देखकर उस गेम को प्रमोट करने वालों की? सोच के देखिए। अब बात यह आती है कि ये गेमिंग इकोसिस्टम इतना बड़ा कैसे रहे। इसका सीधा सीधा सा जवाब है पैसा। ग्लोबल गेमिंग का जो मार्केट साइज है वो 2022 में $249.55 बिलियन था, जो कि 2030 तक बढ़कर $665.7 बिलियन हो जाएगा। आप ये नंबर्स देख के इस इंडस्ट्री के मार्केट साइज का आइडिया लगा सकते हो, जिससे ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री एक्चुअली में कितनी ज्यादा बड़ी है। आज से कुछ साल पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो एकदम से इस गेमिंग इंडस्ट्री में ये तेजी आई कैसे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाहर के देशों में पीसीज और गेमिंग कंसोल्स का क्रेज बहुत ज्यादा था, जिसको आप इन फोटोज में इजीली देख सकते हो। ऐसा मेला यूएसए, कनाडा और कई यूरोपियन कंट्रीज में तब लगता है जब जब कोई भी नया प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स कंसोल रिलीज होता है। पर इंडिया में उस वक्त ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अगर हम फिगर्स देखें तो सन 2000 में यूएसए का जीडीपी पर कैपिटा $36,330 था, और वहीं उस टाइम पे इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $440 था। अगर आसान भाषा में बात करी जाए तो उस टाइम पे एक एवरेज यूएस सिटीजन की जो इनकम थी वो एक एवरेज इंडियन सिटीजन से कई गुना ज्यादा थी। अब जब इनकम ज्यादा होती है ना, तो इंसान अपनी लेजर एक्टिविटीज पर ज्यादा खर्च करता है, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स करना, अच्छे होटल में खाना खाना, डिज्नीलैंड जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स में फ्रीक्वेंटली विजिट करना। और इन्हीं एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी है गेमिंग। इसको भी लेजर एक्टिविटीज में ही काउंट करा जाता है। अब यहाँ पे आ जाती है डिमांड और सप्लाई की बात। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से जैसे जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी बढ़ने लग जाती है। तो जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो लोग अपनी लेजर एक्टिविटीज पे ज्यादा खर्च करेंगे और गेमिंग कंसोल्स भी खरीदेंगे। तो जैसे जैसे गेमिंग कंसोल्स की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे इनकी सप्लाई भी बढ़ती गई, और देखते देखते इन कंसोल्स ने यूएसए के ऑलमोस्ट हर घर में अपनी जगह बना ली। और आज की तारीख में यूएसए के हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई गेमिंग कंसोल देखने को जरूर मिलेगा। और यूएसए के अलावा यही हाल बाकी की डेवलप कंट्रीज का भी है। पर अब बात आती है इंडिया की। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो गेमिंग कंट्रीज की लिस्ट है उसमें इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में रैंक करता है, जबकि हमारे पास तो हर घर में प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स जैसे गेमिंग कंसोल्स हैं ही नहीं। गेमिंग कंसोल्स नहीं है, फिर भी इंडिया टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में रैंक करता है। ऐसा हो कैसे सकता है? एक्चुअली सबसे बड़ा जो चेंज है वो आता है 2016 में, जब रिलायंस जियो इंडियन टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचा देता है और लगभग लगातार 7 महीनों तक अपनी इंटरनेट सर्विसेज को फ्री कर देता है। और उसी टाइम पे चाइना की बहुत सी मोबाइल कंपनीज भी इंडियन मोबाइल मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। इन कंपनीज ने मार्केट में ऐसे फोन लॉन्च करे जो कि बहुत ज्यादा सस्ते थे, और उन फोन्स में फीचर्स भी भर भर के थे। तो अब जब स्मार्टफोन सस्ती रेट पर अवेलेबल है और इंटरनेट भी फ्री है, या फिर ये मान लीजिए कि लगभग फ्री ही है, तो फिर इंटरनेट गेमिंग का क्रेज कैसे नहीं बढ़ेगा? और वो ही हुआ भी। 2016 में जियो के इंटरनेट फ्री करने के ठीक 1 साल बाद कुछ गेम्स ऐसे आए जो कि आते ही बहुत ज्यादा फेमस हो गए, जिसमें 2017 में लॉन्च हुआ फ्री फायर, 2018 में पबजी और 2019 में आया कॉल ऑफ ड्यूटी। ये गेम्स इतने ज्यादा फेमस इसलिए हुए क्योंकि ये जो गेम्स थे ये लगभग उन गेम्स के जैसे थे जो कि गेमिंग कंसोल्स पे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसोल का मजा अब मोबाइल पे मिलने लगा था। फिर 2020 में कोविड आ गया, जिसने हम सबको घरों में बंद कर दिया। अब ऐसे टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री तो बूम करनी ही थी, और वो हुआ भी, क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और लोगों से भी नहीं मिल सकते, तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी और मोबाइल का ही तो सहारा लोगे।
और अगर आज की बात करी जाए तो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 71% भारतीय लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो बात वही आ जाती है कि गेमिंग कंसोल्स ना से, पर हमारे लोगों के पास मोबाइल तो है ही। और स्टैट्स भी यही बताते हैं कि इंडिया में कंसोल्स पे गेम खेलने वाले लोग सिर्फ 4% है और मोबाइल पे गेम्स खेलने वाले लोग 94%। बस फिर सारा खेल यहीं से चालू हुआ और ये जो गेमिंग का भूत है ये अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ गया। अगर आप नॉर्मल गेम्स खेल रहे हो तो उसमें आपका मेंटल ब्रेकडाउन तो हो ही सकता है, पर उसके साथ साथ अगर आपको किसी ऐसे गेम की लत लग गई जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ तेलंगाना में रह रहे हरीश के साथ में। हरीश को ऐसे ही एक गेम में 30 लाख का नुकसान हुआ था, जिस वजह से उसका परिवार कर्जे में आ गया और जब वो कर्जा नहीं चुका पाया तो उसके पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। ऐसा ही सेम केस भुवनेश्वर के शशांक के साथ भी हुआ। शशांक को गेम में 4 लाख का नुकसान हुआ था। उसके घर वालों ने उसको कई बार उस गेम को खेलने के लिए मना भी करा, पर शशांक वो गेम खेलता गया क्योंकि उसको लॉस रिकवर करना था। वो लॉस तो रिकवर नहीं हुआ, उल्टा शशांक अपनी जान से हाथ धो बैठा। कर्नाटका में रह रहे श्रीनिवास ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जान दे दी थी क्योंकि वो लोगों की उधारियां नहीं चुका पा रहा था जो कि उसने ऑनलाइन रमी खेलने के लिए ली थी। ये तो सिर्फ 3 लोगों की कहानी है। आप सोच के देखो कि पूरे भारत में ऐसे कितने लोग होंगे जो कि ऐसे गेम्स की चपेट में आए होंगे। लोग पहले तो इन गेम्स में अपने लालच की वजह से फंसते हैं और बाद में ये गेम्स खेलना उनकी मजबूरी बन जाता है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो नुकसान उनका इन गेम्स में हुआ है कम से कम वो उस नुकसान को तो वसूल लें, लेकिन वो अपना नुकसान तो वसूल नहीं पाते, उल्टा अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप अपने फोन पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स और मीडिया का एक्सेस मांगती है और हम उस एप्लीकेशन को यूज करने के लालच में अलाउ बटन पे क्लिक भी कर देते हैं। और ये पोकर या रमी या फिर फैंटेसी गेम्स की वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस तो आपसे आपके बैंक डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स तक मांग लेती हैं। तो ऐसे समय में जब मार्क जुकरबर्ग जैसा इंसान जो कि फेसबुक का सीईओ है वो अपने लैपटॉप के वेबकैम पे टेप लगा के रखता है जिससे कोई उसकी जासूसी न कर पाए, वैसे समय में हम लोग अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स इन वेबसाइट्स पे और इन एप्स पे खुल के डाल देते हैं जिससे कि साइबर अटैक, हैकिंग, चीटिंग, डेटा ब्रीच कुछ भी पॉसिबल है। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इसका इलाज क्या है? एक्चुअली भारत में गेमिंग को कंट्रोल करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री ने भी फैंटेसी गेम्स के लिए कुछ ड्राफ्ट रूल्स फ्रेम करे हैं। इन रूल्स के हिसाब से इन गेमिंग कंपनीज को किसी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा और मनी विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। और अगर कोई ऐसा गेम है जो कि चांस बेस्ड है तो उसके आउटपुट्स स्टैटिस्टिकली रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए। उसके साथ साथ इन गेमिंग कंपनीज को एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करने के भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। अभी रिसेंटली 2023 में कुछ रूल्स और रिलीज करे गए हैं जिसमें फैंटेसी गेमिंग कंपनीज के साथ साथ बाकी गेमिंग कंपनीज को भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इन कंपनीज को ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो गेम्स हैं ये इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ ना जाए और इन गेम्स से प्लेयर्स को ना ही फिजिकल नुकसान हो और ना ही साइकोलॉजिकल। उसके साथ साथ एक एज रेटिंग मैकेनिज्म हो और बच्चों को इन गेम से बचाने के लिए पेरेंटल कंट्रोल्स का फीचर भी इन गेम्स में प्रोवाइड करा जाए और इन गेम्स का एडिक्शन ना लगे, इसलिए ज्यादा टाइम तक खेलने पर वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करा जाए और एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाए जिससे कोई भी उस टाइम लिमिट से ज्यादा उस गेम को ना खेल पाए। ये टाइम लिमिट वाला जो फीचर है ये आपको BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के गेम में देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप ये गेम एक दिन में 6 घंटे खेल सकते हो और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो एक दिन में सिर्फ 3 ही घंटे खेल पाओगे। कुछ गेम्स में टाइम लिमिट का फीचर देके सरकार ने काम तो अच्छा करा, पर जब बात आती है रमी और पोकर जैसे गेम्स की तो सरकार का मुंह बंद हो जाता है। सरकार उन पर निगरानी तो रख लेगी लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती क्योंकि उन पर वो टैक्स लगाती है और खूब मोटी कमाई करती है। यहाँ तक कि हमारे देश के जो कोर्ट है वो तक रमी के गेम के लिए बोलते हैं कि ये तो स्किल वाला गेम है और अगर आपके पास स्किल है तो आप जीत जाओगे। चलो ये भी मान लिया कि रमी और पोकर जैसे जो गेम्स हैं उनमें स्किल्स काम आती हैं, लेकिन रियल लाइफ में सरकार UPSC की तरह कोई रमी का एग्जाम तो करा नहीं रही है जिससे इंसान को ये पता चल जाए कि उसको रमी खेलना आता है या नहीं आता है। लोग तो इन गेम्स में अपना पैसा लगाते ही इस लालच में है कि वो पैसे जीतेंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स में उनको यही दिखाया जाता है जिसमें उनका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस आके उनको ये गेम खेलने की सलाह देता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन ये कोशिश आधी अधूरी है।
कुछ गेम्स को बैन करके और कुछ गेम्स पे टाइम लिमिट लगा के सरकार ये तो दिखा रही है जैसे कि पता नहीं सरकार ने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। लेकिन क्या करे, रमी, पोकर और फैंटेसी गेम्स के सामने सरकार ऐसे चुप हो जाती है जैसे कि कोई सांप सूंघ गया हो। पर अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे गेम्स ऐसे ही होते हैं। कुछ गेम्स वाकई में अच्छे भी होते हैं और उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो, जैसे कि टीम वर्क। जब आप अपनी टीम के साथ खेलते हो तो आप अपनी टीम के साथ कॉपरेट करना सीखते हो और कम्युनिकेट करना सीखते हो। और मोस्टली जो गेमर्स होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उनमें बहुत सारे काम एक साथ करने की एबिलिटी डेवलप होने लग जाती है। और बेसिकली जो गेम्स बनाए जाते हैं वो लोगों को थ्रिलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है ये गेमर्स में किसी भी चीज़ को प्री अज्यूम करने की एबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे जो गेमर्स होते हैं उनकी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो काफ़ी फास्ट हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गेमिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप चाहते हो तो गेमिंग में आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हो। यान मार्टिनब्रो, जो कि ब्रिटेन का एक सिटीजन है, वो एक सिमुलेटर गेमर था जिसने निसान कंपनी के साथ अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि ग्रैंड टूरिज्मो नाम के गेम ने एक कंटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें उस गेम के मेकर्स ने गेमर्स को ये चांस दिया था कि अगर वो उस सिमुलेटर गेम में जीत जाते हैं तो उनको ग्रैंड टूरिज्मो अकेडमी में ट्रेन करा जाएगा और उसके बाद उनको प्रोफेशनल रेसिंग में भी पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा। तो यान मार्टिनब्रो अपनी अकेडमी को टॉप करता है और उसके बाद प्रोफेशनल रेसिंग में भी अपने कदम रख देता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी रिसेंटली 2023 में कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ने भी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें टीम गॉडलाइक, जो कि एक इंडियन टीम है, उसने सेकंड पोजीशन हासिल करी थी। और यही नहीं बल्कि ये पहली इंडियन टीम बनी है जो कि इस मुकाम तक पहुंची है। तो अगर देखा जाए तो गेमिंग की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं और गेमिंग में फ्यूचर भी है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेल रहे हो या फिर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो जो कि अपना फ्यूचर ही गेमिंग में देखता है तो फिर सही है। पर एंटरटेनमेंट अगर ऑब्सेशन में बदल जाता है तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है, और अगर प्रोफेशनलिज्म भी ऑब्सेशन में बदल जाता है तो वो भी गलत साबित हो सकता है। तो आपको ये खुद से ही सोचना पड़ेगा कि क्या गेमिंग आपके लिए एंटरटेनमेंट है, आपका प्रोफेशन है या फिर आपका ऑब्सेशन।